यूकेडी आज करेगी प्रत्याशियों की घोषणा। प्रत्याशियों की दूसरी सूची यूकेडी करेगी जारी। केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एवरी करेंगे दूसरी सूची जारी। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उत्तराखंड के उम्मीदवारों के लिए बुलाई बड़ी बैठक। कांग्रेस आज उम्मीदवारों की लिस्ट कर सकती है जारी। हरक के कांग्रेस में शामिल होने से पहले विरोध हुआ शुरू। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने कहा ऐसे लोगों को रखें दूर। अभी और सताएगी कड़ाके की सर्दी। मैदानी इलाकों में आज शीतलहर और घने कोहरे के आसार। देर से खुल रहा और जल्दी बंद हो रहा बाजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 25 से 30 हजार की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश के साथ में बर्फबारी की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। तो यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ यानी ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना और हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां उत्तराखंड में बर्फबारी की संभावना जताई गई है मौसम विभाग की ओर से। आपको बता दें कि 20 से लेकर 25 से 30 हजार की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां ज्वालापुर विधानसभा के क्षेत्र गढ़ में बीएसटी प्रभारी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ज्वालापुर विधानसभा 27 के क्षेत्र गढ़ में राजनीतिक पार्टियों के बैनर, पोस्टर और दीवारों पर बनाई गई प्रचार पेंटिंग को हटाने का काम किया गया है। इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता के नियमों से स्थानीय जनता को भी जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पर इकट्ठा न हो। साथ ही उन्होंने बताया कि अभियान विधानसभा 27 के संपूर्ण क्षेत्र में चलाया जा रहा है और जिसके द्वारा सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये कहती है कि 5 लोग से ज़्यादा कहीं इकट्ठा नहीं होंगे। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना, चुनाव आचार संहिता का भी पालन करना है। ये 27 विधानसभा ज्वालापुर ग्राम गढ़, जहाँ से लोगों को बताया गया। कोई पालन नहीं, कार्रवाई होती है। उसको हम लोग मोटिवेट करते हैं, उनको समझाते हैं, लोग मान जाते हैं, समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। किन किन चीज़ों के लिए क्या समझाया जा रहा है? हाँ, ये तो बता रहा हूँ भाई। एक तो कोविड, ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया, इसका भी पालन करना है। आचार संहिता लगने से पहले ही जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस एक्टिव हो गई है और सबसे पहले निशाना साधा गया नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर। लेकिन इस अभियान के दौरान जो मिला वो बेहद ही चौंकाने वाला था। नशीले पदार्थों की खेप के साथ ही बड़ी मात्रा में हथियारों के जखीरे भी मिले और पिछले 15 दिनों में अलग अलग क्षेत्रों में हथियारों का मिलना कई और इशारा करता है, या तो कोई बड़ी वारदात की तैयारी है या फिर चुनाव को प्रभावित करने की मंशा है। आखिर क्या है हथियारों की सप्लाई के पीछे का कारण, ये तो पुलिस नहीं जान पाई। लेकिन जो आंकड़े हैं वो यही गवाही दे रहे हैं कि हथियारों के दम पर चुनावी माहौल को खराब करने की साजिश रची जा रही है। केलाखेड़ा क्षेत्र में 10 तमंचे और 22 कारतूस के साथ में 3 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलभट्टा और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में भी हथियारों के साथ में गिरफ्तारी हुई है और जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं जिले के कप्तान भी हथियारों के सप्लाई के खिलाफ मास्टर प्लान बना रहे हैं। से हथियार जो हैं, एक तो लोगों के पास ऑलरेडी लाइसेंसी हथियार है, तो उसमें नॉर्मली जो हमारी प्रक्रिया रहती है कि आप जमा करा देते हैं, उसको माना जाता है कि उसको फोर्स यूज़ के रूप में ना किया जाए। और कई लोगों को जेन्युइन ज़रूरत है, वो पॉलिटिकल नहीं है और उनको अपने हथियार रखने के लिए कमेटी बनी है, तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। सेकंड आपकी बात आ गई जो अवैध हथियार हैं, तो अवैध हथियार के लिए हमारे जो दोनों लेवल पे एसओजी है, उन्होंने पूर्व में भी कार्रवाई की है। जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आती है
तो ये कहीं ना कहीं प्रयोग होंगे तो पब्लिक से भी सूचना आएगी, कोई किसी को डराएगा वो 506 के मुकदमे के रूप में हो सकता है। तो जब होगा इसका, जब इफेक्ट होगा तब भी मुकदमा किया जाएगा और प्रिवेंटिव में इसको पकड़ा भी जाएगा। तो अभी एसओजी को हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसमें मैंने उनको बोला है कि वो जो बेस्ट लोग हैं जो इसमें अपने अपने एरिया में जिनकी अच्छी मजबूत पकड़ है, जिनको इन्फॉर्मेशन आती है, तो उनको हम टेम्परेरली जो है उनके साथ अटैच करेंगे ताकि इस कार्रवाई जो आगे आपको अच्छी देखने को मिले। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित हो गई है और सभी पार्टियां चुनावी अखाड़े में उतरकर अपनी किस्मत की आजमाइश में जुट गई हैं। और इस दौर में किसानों का बहुमूल्य क्षेत्र माने जाने वाले हरिद्वार के किसानों को वोट डालने का अंदाज अलग तरीके का है। के न्यूज की टीम ने संयुक्त भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से भी चुनावी चर्चा की। किसानों ने बताया कि 13 महीने तक किसान धरने पर बैठे रहे, 700 किसान शहीद हुए। किसानों की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जाएगा, इसलिए किसानों ने भाजपा उम्मीदवार को नकारने की योजना बनाई है। चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता ने किसानों के बीच जाकर जायजा लिया है, वो भी देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। के न्यूज की टीम भी गांव-गांव जाकर जनता का मूड जान रही है। आज हम आए हैं किसानों का मूड जानने। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये किसान बैठे हैं और राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसानों का क्या मूड है और किसकी सरकार बनवाने जा रहे हैं और किसको सपोर्ट करेंगे। शास्त्री जी, जैसे कि चुनाव का बहुत कम समय बचा है, किसान की बात करें तो जो हरिद्वार हमारा जिला है वो किसान बहुल्य क्षेत्र है, किसानों का दबदबा है। तो इस बार क्या मूड है किसानों का? देखो, उत्तराखंड के अंदर जो 5 साल बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी की सरकार से 5 साल में उत्तराखंड की जनता त्रस्त हो चुकी, क्योंकि 5 साल में बीजेपी सरकार ने अपने नेताओं का अपना विकास कराया, उत्तराखंड की जनता का कोई विकास नहीं करा। 25 रुपए 5 साल में गन्ने का रेट बढ़ाया और अपनी आमदनी, अपनी तनख्वाह, अपने भत्ते दुगने कर लिए। डीजल, पेट्रोल, गैस, कीटनाशक दवाई, अन्य चीजों पर किस तरीके से महंगाई बढ़ी, उसी तरीके से किसानों की फसलों का रेट भी बढ़ना चाहिए था। गन्ने का मूल्य उत्तराखंड में कम से कम 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। और उत्तराखंड के अंदर जनपद हरिद्वार ज्यादा गन्ने की बेल्ट का किसान है और यहाँ हम अलग अलग सीटों पर जो भाजपा के उम्मीदवार को हरा होगा, जो भी संगठन का कैंडिडेट होगा, उसे भारतीय किसान यूनियन टिकैत जो समर्थन करेगी। किसी एक पार्टी को हमारा समर्थन नहीं रहेगा। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, केवल हमारा मकसद है कि उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो। तो ये थे किसान जो अपनी राय बता रहे थे, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय बचा है और किसान अपनी मूड बता रहे थे। किसानों का मूड भाजपा सरकार के खिलाफ अभी भी है। के न्यूज के लिए अकील अहमद, मंगलोर। और अब सीधा आपको दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। जो कि बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, डेथ भी थोड़ी चिंता की बात है, 38 डेथ की है। क्या इन सब को भी पैरामीटर्स को आप ध्यान में रख रहे हैं? हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी जो है, हमने 15,600 बेड अभी तक रिलीज किए हुए हैं। बेड हमारे पास 37,000 हमने तैयार किए हुए हैं। रिलीज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल बेड सारे खाली पड़े हैं। 17% ऑक्यूपेंसी का मतलब 6 गुना बेड खाली पड़े हैं। 1 बेड ऑक्यूपाइड है तो 5 बेड खाली हैं। तो काफ़ी बेड अभी हमारे पास खाली है, ऑक्यूपेंसी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। और अब तो मैंने आपको बताया ना, पिछले 1 हफ्ते से जो डेली एडमिशन थे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। पूरे 7 दिन से भी ज़्यादा हो गए। अब तो आज 8वां दिन है कि जो डेली एडमिशन थे वो रुक गए हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि अब पॉजिटिविटी कम होगी। सर, रिव्यू किया जाएगा कब इसको, क्योंकि मुंबई में तो स्कूल खोलने की बात हो चुकी है। अब 3-4 दिन तो देखते हैं। देखो, रिवर्सल है, डाउन है, परंतु कंफर्म बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाए ना कि देखो 30% का 22.5% आया है, तो अभी आधा तो हो कम से कम। तो क्या अभी कोई डीडीएमए की मीटिंग कोई अभी जब कॉल होगी बता दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात सर कि जिस तरीके से सारी चीजें आप कह रहे हैं कि बेड भी अभी मुहैया है, लेकिन आगे की क्या कुछ रूपरेखा हम देखें? क्या पहले ऑड इवन को आप वापस लेंगे? नहीं, आगे की रूपरेखा सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यही है कि दिल्ली के अंदर जो ये 5वीं लहर है, देश के अंदर 3री लहर है, दिल्ली के अंदर ऐसा लगता है कि अब इसका पीक तो आ ही चुका है, डाउन होना स्टार्ट हुआ है। जितनी तेजी से बढ़ा था, हम आशा करते हैं उतनी ही तेजी से ही नीचे गिरे, और उतनी तेजी से नीचे गिरेगा तो सबसे पहला तो ये है कि 2-3 दिन वेट कीजिएगा, देखते हैं कितनी तेजी से गिरता है। एक और कंसर्न,
और अब रुक करते हैं खबरों का, जहां बाजपुर की बोरहनी चौकी पुलिस ने एक घर में छापेमारी करते हुए 22 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है और जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर लगाई गई आचार संहिता में पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के चलते बाजपुर की बोरहनी चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव के एक युवक के घर में अंग्रेजी शराब का जखीरा रखा हुआ है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरविंदर सिंह के घर में छापेमारी की तो वहीं कोतवाल भूपेंद्र सिंह ब्रजपाल ने बताया कि चुनाव के चलते पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और जिसके चलते पुलिस को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी। हाँ, ये कल रात शराब पकड़ी गई बरानी क्षेत्र में, जिसमें 22 पेटियां हैं जो अंग्रेजी शराब है और उसमें जो मुलजिम है गुरविंदर इसमें फरार है, मौके से फरार है। इसकी खोजबीन की जा रही है, जल्दी इसको अरेस्ट करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लैंडस्टाउन वन प्रभाग ने एक नर हाथी का शव मिलने पर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है तो वहीं महिलाओं ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है और जिसके बाद लालपानी चौकी से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। सूचना के बाद रेंजर प्रदीप पुनियाल भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया है और बताया गया है कि मृत हाथी नर है और उसकी उम्र करीब 10 साल है। इसके साथ ही हाथी के दोनों दांत सुरक्षित पाए जाने पर वन विभाग ने चैन की सांस ली है। बताया कि हाथी के मुंह से झाग निकल रहा है जिससे यह प्रतीत होता है कि हाथी की मौत बीमारी के चलते हुई है। मौत के स्पष्ट कारणों की जांच को हाथी के शव का पोस्टमार्टम के बाद बताया जा सकेगा। और खबर देहरादून से, जहां 3 जनवरी को देहरादून से अरविंद केजरीवाल ने नव परिवर्तन सभा शुरू की थी और कोविड के चलते आम आदमी पार्टी ने 10 जनवरी से नव परिवर्तन संवाद की डिजिटल शुरुआत की। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 10 जनवरी को शुरू किया था डिजिटल नव परिवर्तन संवाद। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और ट्विटर के माध्यम से अब तक लगभग 40 लाख लोग जुड़े। 8 दिन चले नव परिवर्तन संवाद में वर्चुअल रैली के जरिए आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी जल्द ही शुरू करेगी डिजिटल रैली का दूसरा फेज। होंगे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है। खबर गंगोत्री से, जहां कर्नल अजय कोठियाल 7 दिनों से लगातार गंगोत्री विधानसभा में जनसंपर्क और डोर टू डोर अभियान कर रहे हैं। कर्नल कोठियाल शिक्षा, पलायन और रोजगार के मुद्दे पर जनता से बात करते हुए नजर आए और हर रोज कर्नल कोठियाल से प्रभावित होकर सैकड़ों स्थानीय लोग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। कर्नल कोठियाल आज सेकू गांव, नेताला, जाग्याल और कालीगांव पहुंचे, जहां जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया है। कांग्रेस महिला प्रदेश सरिता आर्या कल देहरादून में भाजपा का दामन थामने के बाद आज नैनीताल पहुंची और नैनीताल पहुंचकर उन्होंने न्याय के देवता गोलज्जियों के दरबार घोड़ाखाल में हाजिरी लगाते हुए भाजपा से टिकट दिलाने और भाजपा की जीत के लिए पूजा अर्चना की। सरिता आर्या ने प्रियंका गांधी के पार्टी में महिलाओं के लिए 40% आरक्षण देने व लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश में महिलाओं की अनदेखी की जा रही है। संजीव आर्य और यशपाल आर्य के कांग्रेस में आने से 2 सीटों पर महिलाओं को दिए जाने वाले टिकट काटे गए हैं। प्रियंका गांधी जी का एक नारा था कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ का नारा हम लोग भी, क्योंकि यूपी में मैडम ने 40% टिकट देंगे कहा और दिया भी। पहली लिस्ट में 50 महिलाओं को वहाँ टिकट दिया। उन्नाव पीड़िता जो एक हमारी बेटी थी उसकी माँ को भी दिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को वहाँ टिकट दिए गए। लेकिन उत्तराखंड लगा हुआ राज्य था, यहाँ पे जो सक्षम महिलाएं थी
जो हमेशा से कांग्रेस के डंडे झंडे उठाती थी, कांग्रेस की नीतियों को घर घर तक पहुंचाती थी, उन लोगों को इग्नोर किया जा रहा था। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाई। एक आत्मग्लानि के तौर पर मैंने कल भाजपा का दामन थामा है। और खबर दून से, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,77,731 पहुंचा है। तो वहीं उत्तराखंड में 3,41,797 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए और उसके साथ ही उत्तराखंड में 20,620 केस एक्टिव हैं और आज उत्तराखंड में कोरोना के 4,482 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को ब्रेक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। विभाग ने सीएचसी और पीएचसी तथा बोडरा के अलावा अब मोबाइल कोरोना टेस्टिंग टीम भी बना दी है। मोबाइल टेस्टिंग टीमों द्वारा लक्सर व हरिद्वार देहात क्षेत्र में हाईवे पर गांव-गांव में जाकर लोगों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार इस अभियान की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सरकारी गाइडलाइंस का ईमानदारी से पालन करने की अपील भी की जा रही है। बार बार यही हम लोगों को निर्देश रहा है कि कोई भी आदमी नहीं छूटेगा। 100% हम लोगों को सेकंड डोज अचीव करनी है। इस लड़ाई से लड़ने के लिए, इस कोविड से एक लड़ने का यही एकमात्र उपाय है कि हमारे अंदर वो इम्यूनिटी डेवलप करनी है। उसका एकमात्र ये रास्ता कि जिसने फर्स्ट डोज ली सेकंड उसको लगवा रहे हैं। अभी हमारे पास मैक्सिमम 7 या 8 हज़ार बच्चे हैं। इन लोगों जो भी रह रहे हैं, हम लोगों ने राशन को बंद करा दिया और इन लोगों को समझा रहे हैं कि अन्य सुविधा भी शायद आपको भविष्य में न दी जाएंगी। हरिद्वार के धर्म संसद प्रकरण में पुलिस फूक फूक कर कदम रख रही है। मामले की जांच एसआईटी कर रही है और इस मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तो वहीं सोशल मीडिया में पुलिस की कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई देते हुए हरिद्वार के एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि धर्म संसद पर विवाद होने के बाद नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को रिपीटेड ओपन के चलते गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को एक दूसरे मामले में विशेष समुदाय की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी गहनता से मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हेट स्पीच वाले मामले जो दर्ज हुए हैं, उनमें जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो रिपीटेड ऑफेंस के कारण हुई हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल लोग हैं उनके द्वारा यह कृत्य बार बार किया जा रहा था। और बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की और माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 41A का नोटिस तामील कराया जाएगा और जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस प्रकरण में अब तक कुल मिलाकर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें 3 मुकदमों में जो वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें स्वामी यति जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इनके विरुद्ध 1 से अधिक मुकदमे हैं, इस कारण इनकी गिरफ्तारी। डोईवाला और रानी पोखरी के बीच में पड़ने वाली जाखन नदी में 27 अगस्त 2021 को नदी में आई बाढ़ के चलते रानी पोखरी की जाखन नदी पर बना 57 साल पुराना पुल टूट गया था और जिसके बाद देहरादून क्षेत्र का ऋषिकेश के साथ पहाड़ी क्षेत्र से सड़क संपर्क भी प्रभावित हो गया था। पुल टूटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम लोगों ने पुल निर्माण के लिए प्रयास तेज किया और एनएचआई के अधिकारियों को जल्द डीपीआर तैयार करने के निर्देश भी दिए थे। 26 करोड़ की लागत से अब रानी पोखरी की जाखन नदी पर देहरादून की हिमालयन कंस्ट्रक्शन कंपनी को पुल निर्माण का कार्य दिया गया है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार पुल का निर्माण 6 माह के भीतर बरसात से पूर्व करना होगा। काम हमारा तो 8 दिन से स्टार्ट हो गया था। अब कास्टिंग शुरू हुई परसों से हमारी। 280 मीटर का स्पान है हमारे ब्रिज का और हमारी कोशिश ये रहेगी बरसात से पहले ये ब्रिज हमारा तैयार हो जाए ट्रैफिक के लिए। किस तरह का ये ब्रिज होगा? ये प्रीकास्ट पीएससी गड्ढा ब्रिज है। 8 उसमें कुएं होंगे, उनके ऊपर गड्ढा रखे जाएंगे। फिर डबल लाइन बनेगा? डबल लेन ब्रिज है, डबल लेन ब्रिज है। देख के ये निर्देश देंगे कि गुणवत्ता का ध्यान रखते हुए अपनी लैब वगैरह सब सर्विस यहाँ पे साइड पे करेंगे, हम अपनी रेगुलर टेस्ट भी करेंगे और निर्देश ये है कि विदिन 6 और 7 पर इस ब्रिज को हम कंप्लीट कर दें। निर्देश यही है। एनएच की मॉनिटरिंग पे हमारे इस पे 2 जूनियर इंजीनियर हैं, 2 असिस्टेंट इंजीनियर हमारे इस पर वर्क करेंगे और साथ साथ हमारी थर्ड पार्टी क्वालिटी की टीम भी जांच करेगी। बीच में आते सैंपल वगैरह लेगी इनकी,
तो उस तरह से उसकी क्वालिटी मॉनिटरिंग की जाएगी। मेरा नाम प्रमोद नेगी, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ इस ब्रिज का। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है खबर उत्तरकाशी से, जहां आज पीके रॉय और पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से पुलिस व आईटीबीपी के जवानों द्वारा कस्बा बडकोट व पुरोला में फ्लैग मार्च निकाला गया, और जिसमें जवानों द्वारा स्थानीय नागरिकों को चुनाव के दृष्टिगत शासन द्वारा प्रदेश भर में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने और निर्बाध, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज पौड़ी में आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन में एमसीएमसी व पेड न्यूज के संबंध में बैठक ली। निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधानसभा चुनाव में मीडिया की भूमिका और उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान मतदान स्थल पर नियमों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें, और इसके साथ ही मतगणना के दिन भी मीडिया के लिए जो नियम निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाए गए हैं उनका सभी को पालन करना होगा। विधानसभा निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत पौड़ी जनपद में जो हमारा निर्वाचन का कार्य चल रहा है, अब तक की जो प्रगति हुई है और निर्वाचन आयोग से जो निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उसका एक जानकारी देने के लिए हमने मीडिया के साथ में आज जो प्रतिनिधिगण हैं उनके साथ चर्चा किया है, उनको जानकारी साझा किया है। प्रमुख बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने का माध्यम जो मीडिया होता है उनके साथ ये बिंदु हमने डिस्कस किया है और आशा करते हैं कि इन सभी बिंदुओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी। जो प्रमुख बिंदु है, हमारे ट्रेनिंग का जो कार्यक्रम है उसको हमने अवगत करा दिया है। साथ में जो हमारे निर्वाचन की जो समयावधि होती है, समय सीमा होगी, शेड्यूल होगा, उसको अवगत करा दिया गया है। 8 जनवरी से हमारी अधिसूचना घोषित हो चुकी है। उसके उपरांत जो है 21 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 28 जनवरी तक नामांकन के अंतिम दिवस। और प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव निर्वाचन आयोग और प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। हालांकि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम कर तो लिए गए हैं, वहीं क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने और कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। और इसी क्रम में पचवदून की सहसपुर, विकासनगर और चक्राता विधानसभा क्षेत्र स्थानीय पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और बीएसएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन। और फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा